गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आपके पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 पावर शेयरिंग। तो जैसा कि मैं क्लास में पढ़ा चुकी थी बेल्जियम के बारे में, पावर शेयरिंग क्यों इसेंशियल है, ठीक है, और उसके बेल्जियम में कैसे जो है पावर शेयरिंग हुआ था, एक बार फिर से रिवाइज कराती हूँ। लेकिन उससे पहले एथनिक का मतलब हम समझ लेते हैं। एथनिक क्या होता है, एथनिसिटी क्या होती है, ठीक है। अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड culture, people belonging to the same ethnic group believe in their common descent because of similarities of physical type or of culture, or both type need not always have the same religion or nationality, ठीक है। एथनिक ग्रुप वो होता है जैसे एक ग्रुप हो जिसमें लोग सेम लैंग्वेज बोलते हों, सेम रिलीजन के हों, जो है वो एक ग्रुप जो है एथनिसिटी कहलाता है। मतलब उनका मतलब उसमें सिमिलरिटीज पाई जाती हो, उनके भाषा में, रहन सहन में और जो है रिलीजन में। तो हम स्टार्ट करते हैं। एथनिसिटी क्लियर हुआ कि एक लोगों का ग्रुप होता है जिनका कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन सब कुछ सेम रहता है, उसको हम एथनिसिटी बोलते हैं। तो हम यहाँ बेल्जियम की स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी दी गई है, दोनों के माध्यम से हम समझेंगे कि पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो बेल्जियम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। इट हैज़ बॉर्डर्स विद द फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। अब यहाँ हम देखते हैं, ठीक है, बेल्जियम को। बेल्जियम का मैप यहाँ दिया गया है। बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप की, जैसा कि हम जानते हैं। यहाँ नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ठीक है, यूरोप है, और ये यहाँ एशिया है, यहाँ अफ्रीका है और यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। तो ये यूरोप के वेस्टर्न पार्ट में बेल्जियम बिलोंग करता है, बेल्जियम है। और जो है ये एक स्मॉल कंट्री है वेस्टर्न पार्ट की, यूरोप की, और जो है बहुत स्मॉलर एरिया है। किसके अपेक्षा स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। स्मॉलर एरिया है किसकी अपेक्षा, किस स्टेट की अपेक्षा, हरियाणा की अपेक्षा। इट हैज़ बॉर्डर विथ फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा बेल्जियम है, बेल्जियम के जो है नॉर्थ में फ्रांस का बॉर्डर है, ठीक है। बेल्जियम के नॉर्थ में बेल्जियम के नॉर्थ में नीदरलैंड है, ठीक है। साउथ में फ्रांस है, ठीक है, और ईस्टर्न पार्ट में जर्मनी है, और जो है साउथ ईस्टर्न पार्ट में लग्जमबर्ग है, ठीक है। तो और ये किस सी के बगल है, इसका अगर कॉस्ट देखा जाए तो नॉर्थ सी के बगल है, क्लियर हुआ। अब क्या बताया जा रहा है, इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। अब यहाँ बेल्जियम की पॉपुलेशन कितनी है, ओनली 1 करोड़ है। अगर देखा जाए तो अपने हरियाणा स्टेट से आधी है, मतलब हरियाणा में कितनी पॉपुलेशन है, 2 करोड़ है, अगर बेल्जियम में देखा जाए तो 1 करोड़ है, ठीक है। अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, मतलब आधी जनसंख्या है वहाँ हरियाणा की अपेक्षा। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ जो एथनिक कंपोजिशन है बेल्जियम में बहुत ज़्यादा जटिल है। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज, ठीक है। ये 2 रीजन में डिवाइड है, फ्लेमिश रीजन और वेलोनिया रीजन में, ठीक है। पहला नॉर्दर्न पार्ट फ्लेमिश रीजन में है, और दूसरा ठीक है।
तो ये फ्लेमिश रीजन किसके बगल है? नीदरलैंड के बगल है। नीदरलैंड के विसाइड में जो है फ्लेमिश रीजन है, और जो फ्रांस के विसाइड में बगल में वैलून रीजन है, वैलूनिया रीजन है। ठीक, और ये जो यहाँ दिख रहा है ये बेल्जियम की कैपिटल है, ब्रुसेल्स है। और लिसन, अब हम यहाँ देखते हैं इसका कंपोजिशन क्या है। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन द फ्लेमिश रीजन। अब फ्लेमिश रीजन में जो ये नीदरलैंड के बगल का एरिया फ्लेमिश रीजन, यहाँ पॉपुलेशन कितनी है? 59%। 59% है। लिसन, %59 लिव्स इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। और ये कौन सी भाषा बोलते हैं? डच लैंग्वेज बोलते हैं। इन अ सिंपल वर्ड बोला जाए तो फ्लेमिश रीजन में जो लोग रहते हैं, जितनी जनसंख्या है, वो किस लैंग्वेज को बोलते हैं? डच लैंग्वेज बोलने वाले 59% हैं। ठीक है, और उसके बाद अनदर 40% पीपल लिव इन वैलूनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। ये फ्रेंच के बगल का जो रीजन है सदर्न पार्ट में, वैलूनिया रीजन, यहाँ के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। कितनी परसेंट पॉपुलेशन है? 40% पॉपुलेशन है। क्लियर हुआ? ठीक है। रिमेनिंग 1% ऑफ बेल्जियंस स्पीक जर्मन। अब यहाँ जर्मनी था, यहाँ केवल 1% लोग हैं जो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है। इन अ सिंपल वर्ड, डच स्पीकिंग पर्सन कितने हैं? 59% हैं अगर बेल्जियम कंट्री में देखा जाए। 40% स्पीकिंग पर्सन फ्रेंच हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। 1% जर्मन लैंग्वेज स्पीकर हैं। क्लियर हुआ? तो ये कंपोजिशन बताया गया और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन है। ठीक है। इन कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच while 20% आर डच स्पीकिंग। अब यहाँ हम बेल्जियम की कैपिटल को अगर देखें, ब्रुसेल्स जो है, यहाँ 80% जो है फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं। ठीक है, और 20% यहाँ डच बोलने वाले लोग हैं। ठीक है, अगर कंट्री में देखा जाए तो डच की मेजोरिटी ज़्यादा है। अगर कैपिटल में देखा जाए बेल्जियम के, मतलब ब्रुसेल्स में अगर देखा जाए तो 80% फ्रेंच स्पीकर हैं, मतलब फ्रेंच की मेजोरिटी ज़्यादा है। क्लियर हुआ? ठीक है। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। मतलब अब जो माइनॉरिटी है फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन की, जो 40% है, वो ज़्यादा रिच हैं और ज़्यादा पावरफुल हैं। दिस वाज resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later। और मतलब ये ज़्यादा पावरफुल थे। अगर डच स्पीकिंग कम्युनिटी को देखा जाए तो ये इनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का लाभ बहुत बाद में मिला। दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग। इसी की वजह से डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन था। द 1950 स्पीकिंग कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s में, मतलब दोनों के बीच में यही मेन टेंशन का कारण था, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच में और डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच में। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। और टेंशन भी दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में था बहुत ज़्यादा ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ सोशल प्रॉब्लम। द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। क्योंकि ब्रुसेल्स में अगर देखा जाए सामाजिक समस्या ज़्यादा थी, क्योंकि डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री। डच स्पीकिंग पर्सन की अगर कंट्री में देखा जाए तो संख्या ज़्यादा थी, बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। लेकिन माइनॉरिटी थी कहाँ? कैपिटल में। जो मैंने अभी बताया, डच स्पीकिंग लोग कंट्री में ज़्यादा थे, लेकिन माइनॉरिटी उनकी कहाँ थी? कैपिटल में थी, ब्रुसेल्स में थी। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन द अनदर कंट्री, श्रीलंका। ठीक है, अब इसका कंपोजिशन हम इन शॉर्ट में देख लेते हैं फिर से। ठीक है,
डच स्पीकिंग पर्सन की, डच ये कंट्री है, मतलब बेल्जियम कंट्री है, ठीक है। इसमें ये इसका कंपोजिशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम देखा जाए ये कंट्री में, इन अ कंट्री, तो 59% डच स्पीकर हैं, 40% जो है फ्रेंच स्पीकर हैं, 1% जर्मन है, ठीक है। तो इनका एथनिक कंपोजिशन देखा गया बेल्जियम का, 59% जो है डच बोलने वाले हैं, 40% फ्रेंच बोलने वाले हैं और 1% जर्मन है, जर्मन स्पीकर हैं, ठीक है। और अगर यही हम कैपिटल में देखें तो कैपिटल का कंपोजिशन देखा जाए तो ब्रसेल्स का कंपोजिशन देखा जाए तो 80% लोग जो है 80% लोग फ्रेंच बोलने वाले थे, फ्रेंच स्पीकर हैं, और 20% जो है डच स्पीकर हैं। क्लियर? अब यहाँ हम श्रीलंका की स्टोरी देखते हैं। लेट अस कंपेयर दिस टू दिस सिचुएशन इन अनदर कंट्री। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। हम ओनली सदर्न पार्ट का मैप बनाते हैं, इंडिया के सदर्न पार्ट का। यहाँ श्रीलंका है, ठीक है, यहाँ गल्फ ऑफ मन्नार है, और यहाँ पाक स्ट्रेट है। जो श्रीलंका और इंडिया को अलग करता है। स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट इज अ नेचुरल बॉडी ऑफ वाटर connecting two larger water bodies and separated two larger land masses is called strait, ठीक है। तो श्रीलंका है, श्रीलंका को कौन अलग कर रहा है? पाक स्ट्रेट अलग कर रहा है, इसी के जस्ट बगल गल्फ ऑफ मन्नार है। तो यहाँ बताया गया, लेट अस कंपेयर दिस टू दिस सिचुएशन इन अनदर कंट्री। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। श्रीलंका कैसा आइलैंड नेशन है? आइलैंड, व्हाट इज आइलैंड? A land area which is covered by water with all side is called island। तो श्रीलंका के चारों तरफ वाटर है, ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको आइलैंड नेशन बोल रहे हैं। जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ दिस सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इट है, ये जस्ट जो है कुछ किलोमीटर के बाद सदर्न कोस्ट पर इसके तमिलनाडु है, यहाँ तमिलनाडु है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। और यहाँ श्रीलंका में इसकी पॉपुलेशन, श्रीलंका की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, ठीक है। अभी बेल्जियम की पॉपुलेशन कितनी बताई गई थी 1 करोड़, जो कि हरियाणा के हाफ है। लेकिन श्रीलंका की पॉपुलेशन कितनी बताई जा रही है? 2 करोड़, जो कि हरियाणा के इक्वल है। लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। अगर अदर नेशन की तरह देखें साउथ एशिया रीजन में, साउथ एशिया रीजन में बहुत सारे ऐसे नेशन हैं, अगर उसकी तरह इसको देखें, श्रीलंका हैज़ दी डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका में भी डाइवर्स पॉपुलेशन है। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर दी सिन्हाला स्पीकर 74%। अब यहाँ सिन्हाली लैंग्वेज बोलने वाले
सिंहाली स्पीकर्स कितने हैं? 74% हैं, मतलब इसकी मेजोरिटी है सिंहाली लैंग्वेज की। एंड द तमिल स्पीकर 18%। और तमिल लैंग्वेज बोलने वाले कितने लोग हैं? 18% हैं, ठीक है। और 18% है, 18% में भी बताया गया है कुछ श्रीलंकन तमिल है। श्रीलंका के निवासी तमिल बोलने वाले हैं जिनका परसेंटेज 13% है 18 में, और 5% इंडियन तमिल हैं। ठीक। एमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स। यहाँ तमिल भी 2 ग्रुप में डिवाइड है, सब ग्रुप्स में। तमिल नेटिव ऑफ कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंका। जो तमिल के नेटिव्स हैं कंट्री में, जो वहाँ के निवासी हैं, उनको श्रीलंकन बोलते हैं। श्रीलंकन तमिल्स का कितना परसेंटेज है? 13% है। द रेस्ट हुज feathers come from India as plantation workers during colonial period are called Indian Tamils। और जो है जब ब्रिटिशर आए थे तो प्लांटेशन करने के लिए, टी का प्लांटेशन करने के लिए जो है कुछ इंडियन वर्कर्स को जो है तमिलनाडु से वहाँ लेकर गए थे, तो वहाँ कुछ पॉपुलेशन जो है इंडियन तमिल की हो गई थी, तमिल स्पीकर की हो गई थी, ठीक है। प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स, इसलिए उनको इंडियन तमिल्स बोला गया। इन सिंपल अगर देखा जाए तो तमिल लैंग्वेज बोलने वालों की तमिल स्पीकर्स कितने परसेंट थे? 18% थे टोटल। और इसमें 18% में जो है कुछ श्रीलंका श्रीलंकन तमिल स्पीकर की पॉपुलेशन कितनी थी? 13%। और इंडियन तमिल स्पीकर की पॉपुलेशन कितनी? 5%। टोटल मिलाकर 5 मिलाकर 18% तमिल स्पीकर्स थे श्रीलंका में, और 74% जो है सिंहाली स्पीकर थे। क्लियर हुआ? और ये इंडियन तमिल वहाँ कैसे गए? ब्रिटिशर के समय जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था तो वहाँ श्रीलंका पर भी कॉलोनियल पीरियड था, मतलब ब्रिटिशर का मोनोपोली था। तो यहाँ से कुछ वर्कर, तमिलनाडु से कुछ वर्कर्स को लेकर गए थे वहाँ प्लांटेशन के लिए, टी प्लांटेशन के लिए, तो वो इंडियन वहीं रह गए थे, तो इंडियन तमिल्स वहाँ कुछ रह गए थे। एज यू कैन सी फ्रॉम मैप, श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन दी नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, अगर आप श्रीलंका के मैप में देखेंगे तो ये तमिल की संख्या नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में देखने के लिए मिलेगी। रुकिए, आप सबको श्रीलंका का मैप दिखाते हैं। लिसन, श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट में मैं बना देती हूँ श्रीलंका का। नॉर्दर्न पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट में तो इंडियन तमिल की संख्या देखने के लिए मिलती थी। मोस्ट ऑफ द सिंहाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, व्हाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स। ठीक है, लगभग जो सिंहाला स्पीकिंग पीपल थे वो किस धर्म के थे? बौद्ध धर्म के थे। जबकि बताया जा रहा है जो तमिल थे
तमिल स्पीकर थे, या तो वो हिंदू थे या मुस्लिम थे। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस। अब इसके बाद 74% जो है सिन्हालीस की थी, सिन्हाली स्पीकर थे। एटीन % तमिल स्पीकर थे, तमिल स्पीकर थे, और 7% जो है क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियन स्पीकर थे। क्लियर हुआ? हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला, ठीक है, जो दोनों में आ जाते थे, तमिल और सिन्हाला में, ठीक है। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस इन बेल्जियम। अब आपको इमेजिन करना है इस सिचुएशन में, इस एथनिक कंपोजिशन के बाद, इतने वेरिएशन के बाद जो है बेल्जियम में क्या हुआ होगा। In Belgium, the Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German-speaking population. तो in Belgium, the Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German-speaking population. तो इस सिचुएशन में बताया गया बेल्जियम में जो डच कम्युनिटी थी, हमने देखा था कि इनकी जो है कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा थी, डच स्पीकर लोग ज़्यादा थे, 59% बोलने वाले लोग थे। तो क्या इनकी मेजॉरिटी होने की वजह से इनका फोर्स ज़्यादा था विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन पर, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन पर इनका फोर्स ज़्यादा था। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट एमंग कम्युनिटीज़ फर्दर, ठीक है, यही जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है कम्युनिटीज़ में। दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री, और यही जो वेरिएशन था ये मतलब बहुत बड़े लेवल पर पार्टीशन कर सकता था कंट्री में। बोथ द साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स। अगर दोनों में देखा जाए, दोनों साइड में, ब्रुसेल्स में क्या कंडीशन थी, फ्रेंच स्पीकर लोग ज़्यादा थे, 80% थे, और डच स्पीकर की माइनॉरिटी थी। अगर कंट्री में देखा जाए डच स्पीकर की मेजॉरिटी थी और जो है फ्रेंच स्पीकर की माइनॉरिटी थी, ठीक है। तो बेल्जियम ने जो है 4 तरीके की गवर्नमेंट का निर्माण किया, तो वहाँ कोई पावर शेयरिंग किया, किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। अगर हम श्रीलंका का देखें कंपोजिशन, इन श्रीलंका इन सिन्हाला कम्युनिटी enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country। अगर श्रीलंका में देखा जाए सिन्हाली लैंग्वेज बोलने वाले ज़्यादा थे, सिन्हाला कम्युनिटी के लोग ज़्यादा थे, इनकी ज़्यादा मेजॉरिटी थी, एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द इंटायर कंट्री, मतलब ये पूरे कंट्री पर अपना प्रभाव दिखा सकते थे। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दीज कंट्रीज। अब हम देखेंगे दोनों कंट्री में क्या हुआ। Result the relation between the Sinhala and Tamil communities strained over time, ठीक है, परिणाम क्या हुआ, जो रिलेशन था बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम, वो धीरे धीरे टाइम के अनुसार वो बढ़ता गया। द श्रीलंका तमिल लास्ट पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर दी सॉरी नेक्स्ट पेज ओपन हो गया था। अब यहाँ हम देखेंगे क्या हुआ था। श्रीलंका इमर्ज्ड एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। अब श्रीलंका के बारे में देख रहे हैं, इतना वेरिएशन होने के बाद सिन्हाला लैंग्वेज का जो है इतना एथनिक कंपोजिशन देखने के बाद, मतलब इतना वेरिएशन था, उसके बाद श्रीलंका में क्या हुआ देखेंगे। इसकी मेजॉरिटी थी, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, मतलब बहुलता किसकी थी, मेजॉरिटी किसकी थी, तो सिन्हाली लैंग्वेज की थी। उसके बाद श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका कंट्री जो है ये 1948 में इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है। अपनी कंट्री कब हुई थी, इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ था, 1947 में, जस्ट 1 ईयर बाद जो है श्रीलंका इंडिपेंडेंट होता है ब्रिटिशर से। द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। अब यहाँ के जो लीडर थे, सिन्हाला कम्युनिटी के जो लीडर थे, उनको जो है पावर दे दिया गया, गवर्नमेंट मतलब उनका डोमिनेंस चलने लगा, उन्हीं को गवर्नमेंट बना दिया गया, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी थी
सिंहाली लैंग्वेज बोलने वालों की मेजोरिटी थी, इसलिए गवर्नमेंट मतलब सरकार उन्हीं की बनी। As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy। मतलब जिसका परिणाम क्या हुआ, लोकतांत्रिक तरीके से मतलब इलेक्शन हुआ, गवर्नमेंट के रूप में जो है मेजोरिटी किसकी हुई, सिंहाला की मेजोरिटी हुई और मतलब इन्हीं की गवर्नमेंट बनी। इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड to recognize Sinhala as the only official language, thus डिसरिगार्डिंग तमिल। ठीक है, 90 मतलब इन सिंपल श्रीलंका में ऐसा देखा गया, 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ तो जो वहाँ के लीडर थे सिंहाला कम्युनिटी के, तो ऐसा देखे कि डोमिनेंस इसी का ज़्यादा है, इसी का गवर्नमेंट बनना चाहिए, मेजोरिटी है। तो जिसका परिणाम क्या हुआ, अगर लोकतांत्रिक तरीके से अगर इलेक्शन कराया जाएगा तो जो है सिंहाला की ही गवर्नमेंट आएगी। तो इसके लिए 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसको जो है An act was passed to recognize Sinhala as the only official language। सिंहाला को केवल मतलब सिंहाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। दस डिसरिगार्डिंग तमिल, मतलब तमिल को नहीं किया गया और जो है सिंहाला लैंग्वेज को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिंहाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। और सिंहाला गवर्नमेंट होने की वजह से जो है इनको हर पॉलिसीज़ में इनको फेवर किया गया, जैसे यूनिवर्सिटी में और जो है गवर्नमेंट जॉब में, हर चीज़ों में इन्हीं को फेवर किया गया। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट सेल्फ प्रोटेक्टेड एंड फॉस्टर बुद्धिज़्म। मतलब जो नया संविधान बना तो ऑलरेडी वो केवल बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट और जो है प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। All these government measures coming on after the other gradually increased the feeling of alienations among the Lankan Tamils। ठीक है, उसके बाद ये लोग गवर्नमेंट का मेजर्स करने के बाद कुछ समय बाद ये लोग जो है मतलब ऐसा बोल रहे थे कि तमिल लैंग्वेज को भी जो है मान्यता दिया जाए, जैसे सिंहाली लैंग्वेज को मान्यता दी गई, क्योंकि हर चीज़ में इनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। अगर गवर्नमेंट जॉब मिल रही तो सिंहाली को मिल रही है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा था सिंहाली को मिल रही, मतलब जिसकी जो है गवर्नमेंट है। और इसी की वजह से, इसी फीलिंग की वजह से इनके अंदर जो है अपोजिशन की भावना बढ़ती गई। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिंहाला लीडर्स वाज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। अब ये ऐसा महसूस कर रहे थे, कोई अदर पार्टीज नहीं थी, लेड बाय द बुद्धिस्ट सिंहाला लीडर्स वाज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, क्योंकि सिंहाला गवर्नमेंट जो है अपने लैंग्वेज और कल्चर के लिए ज़्यादा फोकस थी। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़ एंड इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट। और ऐसा वो लोग महसूस कर रहे थे तमिल लोग कि जो ये गवर्नमेंट है वो उनकी पॉलिसीज़ को डिनाई कर रही है और इनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इनके अगेंस्ट और इनको जॉब नहीं मिल रहा है, अदर अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर किया जा रहा है, जो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है उनको मिल रहा है, बाकी जो है तमिल लैंग्वेज वालों को नहीं दिया जा रहा है। रिजल्टेड द रिलेशन बिटवीन द सिंहाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, दोनों के तमिल कम्युनिटीज़ और सिंहाला कम्युनिटीज़ के रिलेशन बहुत ज़्यादा बिगड़ते चले गए समय के अनुसार। दी श्रीलंकन तमिल लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन शेयरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। ठीक है, इसके लिए तमिल जो श्रीलंकन तमिल से इन्होंने एक पार्टी लॉन्च की और स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया, एक अपनी पार्टी बनाई तमिल पार्टी, जिसको LTT के नाम से जाना जाता है। लिशन
तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज और तमिल को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिए फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। मतलब अभी तक जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, केवल सिंथालीस को जो है अपॉर्चुनिटी मिल रही थी जॉब के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, अभी ये लोग अपने लैंग्वेज को भी जो है ऑफिशियल बना दिया और साथ में अपने क्षेत्र में इक्वलिटी करने लगे, इक्वलिटी का मौका दिए और जो एजुकेशन और जॉब को भी सिक्योर करने लगे। बट दियर डिमांड फॉर मोर एटोनॉमी प्रोविजंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटली डिनाइड। डिमांड कर रहे थे तमिल को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। जब ये पार्टी बनी तो ये डिमांड करने लगे तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, साथ में इनको भी अपॉर्चुनिटी दिया जाए, पूरा इनके भी क्षेत्र में इक्वलिटी आए एजुकेशन और जॉब के लिए। बट दियर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविजन पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वॉज रिपीटली डिनाइड। लेकिन इनकी डिमांड को जो है लगातार डिनाइड किया गया। बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एंड इंडिपेंडेंट। फिर उसके बाद जो है 1980 के बाद तमिल बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एंड इंडिपेंडेंट। 1980 के बाद बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डिमांड करने लगे स्वतंत्र होने के लिए। तमिल एलम स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका कि इनको अलग किया जाए, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट को अलग किया जाए। दी डिस्ट्रस्ट बिटवीन दी टू कम्युनिटीज़ टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। अब इस डिस्ट्रक्शन की वजह से दोनों कम्युनिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, सिविल वार की कंडीशन क्रिएट हो गई। इट सून टर्न्ड इनटू अ सिविल वार। अब ये कॉन्फ्लिक्ट जो है सिविल वार में चेंज हो गया। एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। जिसका रिजल्ट क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल दोनों साइड से, दोनों कम्युनिटीज़ के मारे गए। मेनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज एंड मेनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स। बहुत फैमिली ऐसी थी जो कि फोर्सफुली अपने को छोड़ दी, ठीक है, और बहुत लोगों को अपना मेनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, बहुत लोगों को अपना जीविका को त्यागना पड़ा। द सिविल वार हैज कास्ट अ ट्राइबल सेटबैक टू द सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। ठीक है, सिविल वार के चलते, सिविल वार के कारण जो है बहुत भयानक सेटबैक देखने के लिए मिला, क्योंकि सोशल कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ काफ़ी ज़्यादा देश में प्रभावित थी। और इट एंडेड इन 2009। मतलब सिविल वार श्रीलंका में 1983 से स्टार्ट हुआ था और 2009 तक चला था, जो कि 26 ईयर तक चला था। इसमें थाउजेंड ऑफ पीपल मारे गए थे दोनों साइड से। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या कंडीशन हुई कि मतलब एथनिक कंपोजिशन की वजह से, पावर शेयरिंग ना होने की वजह से श्रीलंका में सिविल वार हो गया और 26 सालों तक चला और दोनों कम्युनिटीज़ से कितने लोग मारे गए। तो क्लास में बेल्जियम में क्या हुआ आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू बेटा।